Hello, my dear student. You are most welcome in the channel and academic point situated in the street joining Dam Road to Bhuna Road, Adara, Sibaka. Good morning. I am fine and hope you all are doing well. जन्माष्टमी का उत्सव तो आप लोग मना लिए होंगे हैं। जन्माष्टमी का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना मेरी ओर से। हम लोग डिस्कस कर रहे थे गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम के पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बहुत सारा इंट्रोडक्शन दिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, ये सब निकालने के लिए पढ़े हैं। गॉस थ्योरम भी, गॉस थ्योरम क्या क्या स्टेटमेंट है, उसका क्या कैसे उसको प्रूफ कर सकते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और आप लोग यदि मिस कर गए हैं तो पिछला वीडियो उठा के, पिछला वीडियो निकाल करके रिसेंटली उसको देखिए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन मतलब गॉस थ्योरम का उपयोग कहाँ हम करते हैं। तो गॉस थ्योरम का उपयोग हम किसी चार्ज बॉडी के कारण इंटेंसिटी निकालने के लिए करते हैं। नहीं, आप कहिएगा कि इंटेंसिटी वाले परचेज कहेंगे पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी। हाँ, तो आप लोग पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी पढ़े हैं, या इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इंटेंसिटी पढ़े हैं, या कोई डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप वाला जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण उसके एक्सिस पर इंटेंसिटी पढ़े होंगे। नहीं, लेकिन यहाँ पर है एक्सटेंडेड पॉइंट चार्ज नहीं है, कोई बड़ा सा बॉडी है जिस पर चार्ज है दिया हुआ। नहीं, तो उस बड़े से बॉडी के कारण, बड़े चार्ज बॉडी के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगा, तो उसके लिए आप पॉइंट चार्ज वाला जो फॉर्मूला है उससे आप नहीं निकाल सकते हैं। नहीं, उससे उसकी उस फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते। इसलिए ऐसे एक्सटेंडेड बॉडी के कारण, ऐसे एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना होता है, तो उसमें हम गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हैं। नहीं, जैसे कि एग्जाम्पल का आज का एग्जाम्पल देखिए कि ये एल क्या है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड है। इनफाइनाइटली लॉन्ग हो सकता है, बहुत लंबा हो सकता है। नहीं, और इस चार्ज थ्रेड के कारण किसी पॉइंट पर, मान लीजिए कि चार्ज थ्रेड से आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है और इस पॉइंट पर इंटेंसिटी हमको निकालना है। नहीं, तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी चार्ज तो हर जगह है, तो सब जगह पॉइंट चार्ज है, तो इसके कारण इंटेंसिटी, इसके कारण इंटेंसिटी, इसके कारण इंटेंसिटी, बहुत सारा पॉइंट चार्ज होगा, सबके कारण निकालना होगा। नहीं, तो बहुत वेग हो जाएगा। इसी समस्या का समाधान के लिए गॉस के प्रमेय का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, नहीं? तो गॉस के प्रमेय का उपयोग कर यही है कि इतना बात समझ गए कि ये एल क्या है, इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज थ्रेड है, और इस तरह से चार्ज है कि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा है। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व का मतलब इकाई लंबाई पर, एक लंबाई पर कितना चार्ज, उसी को कहते हैं इकाई रेखीय आवेश का रेखीय घनत्व। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, तो उसके कारण इंटेंसिटी निकालना है। समझने के बाद तो क्या समझे कि एल एक इनफिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड है, जिस पर चार्ज इस प्रकार से दिया गया है कि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा है, और थ्रेड से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां पर हमको इंटेंसिटी निकालना है। मान लेते हैं कि यह इंटेंसिटी पी है, तो ई का डायरेक्शन क्या होगा। तो चूंकि हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि किसी बॉडी से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो निकलता है वह सरफेस के परपेंडिकुलर निकलता है। तो जो भी निकलेगा ऐसे निकलेगा, इसके लंबाई के लंबवत ऐसे निकलेगा। नहीं, या क्लब है तो ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, सब तरफ इसका लंबवत निकलेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस लंबाई के लंबवत निकलेगा, इसलिए इंटेंसिटीज होगा ओ और पी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उस लाइन के अलोंग इंटेंसिटी है। ठीक है। अब यहाँ पर इंटेंसिटी अब मान लिए, इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी मान लिए। अब क्या करते हैं, अब करते हैं कि चूंकि इलेक्ट्रिक मतलब फ्लक्स हम निकालते हैं, इससे मतलब कि फ्लक्स कहाँ से, मतलब इसको घेरने वाला कोई सरफेस हम मानते हैं, नहीं किसको घेरने वाला, एल को घेरने वाला कोई सरफेस मानेंगे तो लगभग कैसा होगा, बेलनाकार सिलिंड्रिकल सरफेस होगा। तो हम यही बेलनाकार सिलिंड्रिकल सरफेस ABCD ड्रॉ किए, जिसको कि हम कह सकते हैं गॉसियन सरफेस है, क्योंकि इस सरफेस पर हम गॉस के प्रमेय को लागू करेंगे, लागू करते हैं, ऐसे सरफेस को गॉसियन सरफेस कहा जाता है। ठीक है। हाँ, तो इंटेंसिटी से फाई कैसे निकालते हैं, फाई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम दो तरह से निकालते हैं, एक इंटेंसिटी वाला डिफिनेशन से, इंटेंसिटी वाला डिफिनेशन मतलब इंटेंसिटी अगर ई है, इसका मतलब यहाँ पर यूनिट एरिया से एरिया के लंबवत निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई है, तो टोटल एरिया से निकलने वाला फ्लक्स कितना हुआ, निकल जाएगा। ठीक है। और दूसरे तरीका से भी निकालते हैं, कहाँ से, गॉस के थ्योरम से, कि कोई क्लोज्ड सरफेस, कोई सरफेस है जो कि किसी चार्ज के अमाउंट को घेर रहा है, तो उससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज घिरा हुआ है उसका 1/ε0 गुना होता है, मतलब फाई इक्वल टू Q/ε0। तो दो तरह से हम फाई निकाले, दोनों को इक्वेट कर देंगे, इंटेंसिटी हमको निकल जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्या इस सरफेस के परपेंडिकुलर तो निकलेगा ही, और यहाँ पर इंटेंसिटी इधर है, यहाँ पर भी इंटेंसिटी इधर है, जहाँ पर भी देखेंगे वह इसके लंबाई के लंबवत ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी इंटेंसिटी इधर है। अब यहाँ क्या करते हैं कि ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये हुआ कर्व सरफेस के चारों ओर जैसे घुमा हुआ है सरफेस में, जैसे पेपर को रोल कर दीजिए, पेपर को मोड़ दीजिए तो क्या होता है, घुमा हुआ भाग क्या है, कर्व सरफेस है, और ऊपर वाला प्लेन सर्कुलर होगा, वह प्लेन सरफेस है, नीचे में भी प्लेन सरफेस मिलेगा। ठीक है। तो ये हुआ कर्व सरफेस, ऐसे मुड़ा हुआ है, और ये जो ऊपर प्लेन सर्कुलर प्लेन है, ये भी सर्कुलर प्लेन सरफेस है। ठीक है, हैं? तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि कर्व सरफेस, यहाँ पर इंटेंसिटी अगर मान लेते हैं, और कर्व सरफेस को हम क्या करते हैं, एक छोटा छोटा एरिया एलिमेंट में बांटते हैं, बांट करके तब उसका क्या निकालते हैं कि ये ds क्या है, ds बराबर हो गया P पर स्थित कर्व सरफेस, कर्व बेलन के, सिलेंडर के बेलन के कर्व सरफेस, कर्व सरफेस का एरिया एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट है। ठीक है। और एन कैप क्या हो गया, P पर स्थित कर्व सरफेस का, कर्व्ड सरफेस का, कर्व्ड सरफेस का यूनिट एरिया वेक्टर है, यूनिट एरिया वेक्टर है। ठीक है। तो चूंकि यूनिट एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स है, वह सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है।
तो आउट सरफेस के कर्व सरफेस पर परपेंडिकुलर कौन होता है? कोई भी कर्व सरफेस है उस पर परपेंडिकुलर कौन होता है? तो रेडियस होता है। तो रेडियस का मतलब ये एक्सिस से, ये एल से यहाँ तक की दूरी को रेडियस कहा जाएगा। तो ये रेडियस के अलाउंग है नहीं, तो क्या कहेंगे? स्पष्टता है, ये स्पष्टता ही या क्या कहेंगे? रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है, डायरेक्शन में है। ठीक है, इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा? ई जो होगा या एन कैप जो होगा, एन कैप पैरेलल हो गया ई के। ठीक है, तथा डीएस अभी स्केलर है, इसको वेक्टर बनाएंगे। ये क्या हो जाएगा? एन कैप इंटू डीएस हो जाएगा। कि किसी स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए यूनिट वेक्टर से गुणा कर देते हैं, यूनिट एरिया वेक्टर से गुणा कर देते हैं। इसलिए क्या कहेंगे? डीएस सरफेस से, डीएस एरिया एलिमेंट से, एरिया एलिमेंट से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी फाई वन कहते हैं, डी फाई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, फाई का फॉर्मूला क्या पर ई डॉट डी एस पर है, ई डॉट डी एस। तो ई तो है ही, डॉट एन कैप डी एस हो गया। ये और ये दोनों ये वेक्टर है, और दोनों क्या है? पैरेलल है। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कि ए इंटू वन इंटू कॉस 0 डिग्री इंटू डी एस हो जाएगा। इसलिए कॉस 0 का भी मान 1 होता है, ये 1 इंटू वन 1 हो जाएगा, 1 को इसे गुना करेंगे ई ही हो जाएगा, ई डी एस हो गया। ठीक है, तो ये कर्व सरफेस के एक स्मॉल एरिया एलिमेंट से गुजरने वाला फ्लक्स ये क्या है? डी फाई है। ठीक है, तो इसको फाई वन बोलिए। ठीक है, इसलिए क्या कहेंगे? इसलिए संपूर्ण संपूर्ण कर्व्ड सरफेस से, कर्व्ड सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी फाई वन हो जाएगा। और ये इसका मान रखेंगे, ये क्या है? ई डी एस है, क्लोज कर सरफेस से निकाल रहे के एक क्रॉस निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए इंटू 2 पाई आर एल। नहीं नहीं समझे? तो ई तो यहाँ कांस्टेंट है, ई तो यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए। कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, तो फाई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई वन इक्वल टू हो जाएगा ए इंटीग्रेशन डीएस। डीएस का मतलब क्या? डीएस 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 इस तरह समझा, चारों तरफ होगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया होगा बेलन का। नहीं,
इंटीग्रेशन डीएस का मतलब हुआ कि कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr_l होता है, 2πr_l होता है। इसलिए φ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? φ1 इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू 2πr_l। ये हुआ ए, ठीक है। ये तो कर्व सरफेस से फ्लूइड को, ये तो हुआ कर्व सरफेस से फ्लक्स, नहीं। अब प्लेन सरफेस से फ्लक्स कितना होगा? तो चूंकि क्रॉस सेक्शनल फेस पर एरिया वेक्टर जो है, क्रॉस सेक्शनल फेस पर एरिया वेक्टर क्या इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर है? हाँ, इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर है। क्या कहेंगे? चूंकि क्रॉस सेक्शन सिलेंडर के क्रॉस सेक्शनल फेस, क्रॉस सेक्शनल फेस पर एरिया वेक्टर, एरिया यूनिट एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ई के परपेंडिकुलर है, ई के परपेंडिकुलर है। क्यों? समझो बात नहीं? यूनिट एरिया वेक्टर के, ये एरिया वेक्टर के ये पूरी सरफेस का हो जाएगा, या यूनिट एरिया वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिट एरिया का होगा प्लेन, उसका वेक्टर, तो ये इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर इधर है, या यहाँ देखिएगा तो इंटेंसिटी परपेंडिकुलर इधर है, नहीं तो परपेंडिकुलर हो गया। इसलिए इसलिए क्या कहेंगे? इसलिए क्रॉस सेक्शनल फेस, क्रॉस सेक्शनल फेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ2 बराबर φ3 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? तो फॉर्मूला पर है, इसमें क्या क्या निकाले थे? ई डॉट ds कहते हैं, ई डॉट ds कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटू एन कैप इंटू ds हो जाएगा। यहाँ पर एन कैप हम N1 कैप भी ले सकते हैं, या N2 कैप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये N1 और N2 का मतलब क्या हुआ? ए इंटू वन इंटू कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, इंटू ds हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए कॉस 90 0, तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, नहीं। इसलिए इस सरफेस को गुजरने वाला φ2, इस सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ2, या इस सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ3, सब 0 है। इसलिए क्या कहेंगे? इसलिए सिलेंडर सरफेस, सिलिंड्रिकल सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? φ1 प्लस φ2 और प्लस φ3, यही होगा। तो φ1 का तो मान निकाले हैं E इंटू 2πr_l, और प्लस ये तो 0, ये तो 0, नहीं। तो फाई इक्वल टू हो गया फाई इक्वल टू हो गया, रुको, फाई इक्वल टू हो गया ए इंटू 2πr_l। ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है।
ये तो निकाले कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाले, इंटेंसिटी की परिभाषा से निकाले, लेकिन गॉस थ्योरम क्या जानते हैं, लेकिन गॉस थ्योरम क्या जानते हैं, लेकिन लेकिन गॉस थ्योरम से गॉस थ्योरम से गॉस थ्योरम से क्या जानते हैं कि फाई इक्वल टू होता है 1/0 इंटू चार्ज enclosed by the surface, enclosed by the surface। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/0 इंटू ये इतना बड़ा सिलेंडर है, तो ये कितना, इतना ही लंबा, जो सिलेंडर का लंबाई उतना ही लंबा थ्रेड को घेर रहा है, उतना ही लंबा वाला थ्रेड पर जो चार्ज है उसी को घेर रहा है। समझ बात तो नहीं कि सिलेंडर का जितना लंबाई है उतना ही लंबाई वाला धागा को ये कवर कर रहा है, उतना ही धागा को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है नहीं, इसलिए इतना लंबा इकाई लंबाई पर चार्ज कितना है, लेमडा। एल लंबा पर कितना चार्ज होगा, एल इंटू लेमडा। तो चार्ज का वैल्यू हो जाएगा, चार्ज का वैल्यू हो जाएगा लेमडा इंटू एल। ठीक है, इसको कहिए सेकेंड। ठीक है, तो ये एक ही चीज को हम दो तरह से निकाले हैं हम लोग, एक ही क्वांटिटी को हम दो तरह से निकाले हैं। एक ही क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यहाँ भी निकाले हैं, यहाँ भी निकाले हैं, तो दोनों बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये बराबर ये हो जाएगा। तो फ्रॉम क्या कहेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिखते हैं कि ए इंटू 2πr_l बराबर हो जाएगा 1/0 इंटू लेमडा एल। ये एल और ये एल कट जाएगा, ई का वैल्यू निकल गया, ई इक्वल टू हो गया लेमडा बटे एप्सिलॉन 0। ये 2π इधर आएगा तो 2π_0 r। यही हुआ इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज थ्रेड के कारण इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है वो, ठीक है, तो इस तरह से इसका एप्लीकेशन लंबा लंबा होगा, नहीं ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो ये हुआ इंटेंस का फॉर्मूला, थोड़ा सा लॉन्ग लॉन्ग टाइप का हो जाता है एक्सप्रेशन इसका, नहीं इस पर ध्यान देने की बात है। और अगला एप्लीकेशन अगले वीडियो में बनाएंगे, देखेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए उन लोगों से सब्सक्राइब कर लें आप लोग, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और यदि वीडियो को देखने में कुछ दिक्कत हो तो उसको थोड़ा सा जूम करके देखिए। इसके अलावा भी कोई दिक्कत है तो ये नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दिया कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।